नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के ऊपर लगा है जुर्माना, उसके ऊपर बात करेंगे एनएचपीसी की एक बहुत पुरानी परियोजना कब शुरू होगी, क्या उसके सीएमडी ने हमें बताया, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा किस क्षेत्र के अंदर अपनी स्थितियों को बेहतर देख रहा है, यानी कि क्या अपने साथ कौन सा व्यवसाय आर इंफ्रा जोड़ रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे ट्रम्प के टैरिफ की, क्योंकि इससे फार्मास्यूटिकल कंपनियां बड़ी सहमी हुई है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। देखो सर, बाजार काफ़ी दिनों से गिर ही रहा था और काफ़ी लोग सोचते हैं कि भैया अब बाजार के अंदर क्या होगा। अगर हमारी प्रतिक्रिया बाजार के अंदर गिरावट में बड़ी टेंशन वाली है तो यकीनन हम उस सोच से कभी नहीं जीत पाएंगे जो हमें एक धैर्यता देती है। बाजार के अंदर एफआईज बेच कर निकल रहे हैं, शेयर प्राइस गिरते जा रहे हैं। क्या कभी हमने सोचा कि क्या इतना शेयर प्राइस गिर जाएगा कि जीरो हो जाएगा? किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस का बहुत कम होना, बहुत ज़्यादा ही कम होना, उस कंपनी की बर्बादी। तो क्या देश के अंदर इतने उद्योग जो अच्छे वर्क हो रहे हैं, इतनी अच्छी कंपनियां अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर रही है, इतनी कंपनियां अपनी आगे की दृष्टि हमें दिखा रही है, और उसके शेयर प्राइस के अंदर गिरावट से और हम ये सोच रहे हैं कि वो कंपनियां बर्बाद हो जाएगी, तो वो दूर की दृष्टि क्यों कर रही है? फिर कंपनियां क्यों प्रॉफिट कर रही है? कल भी मैंने बहुत अच्छा इसके बारे में समझाया था कि शेयर प्राइस का ऊपर नीचे वो अलग तरीके की चीज़ें हैं, पर कंपनी की नीतियाँ क्या कहती है। सोचो, अगर किसी भी कंपनी को अगर आप देख रहे हैं उसका शेयर प्राइस बिल्कुल ही जीरो हो गया तो कंपनी खत्म हो जाएगी। और ऐसा होगा क्या? टाटा पावर का शेयर जीरो हो जाएगा? क्या बड़ी बड़ी कंपनियों का शेयर जीरो हो जाएंगे? सोचो, सोचने वाली बात है। गिरावट एक होने वाली चीज़ है, उछाल एक होने वाली चीज़ है, पर गिरावट के अंदर उस स्थितियों को ना सोचना वो एक बड़ी चुनौतियों वाली बात है कि हम सोचते हैं कि बस शेयर तो जीरो हो जाए, बस जीरो हो जाएंगे तो कंपनी बंद हो गई ना। फिर सोचो, तो बाजार के अंदर गिरावट तो कभी ना कभी थमेगी और फिर से वो चीज़ों के अंदर चीज़ें होंगी कि शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपके, काम के प्रति नहीं बता रहा हूँ। काम तो कंपनियां बेस्ट कर रही है ना। इधर शेयर बाजार गिर रहा है, उधर कतर और भारत अपने व्यापार को 2 गुना 5 साल की बड़ी नीतियों के साथ देख रहा है। तो अलग अलग नीतियों को आपको समझकर चलना पड़ता है ना। तो ये मुझे समझाना था। काफ़ी लोग बड़े टेंशन में आते हैं कि सर शेयर बाजार गिर गया, ये हो गया। भैया टेंशन उनको होगी जो इंट्राडे करते होंगे, टेंशन उनकी होगी कॉल पुट करते होंगे। अगर इन्वेस्टमेंट की चीज़ें समझें तो भैया अगर जीरो हो गया तो कंपनी बंद हो जाएगी ना। फिर तो वो चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। देखो सर, अभी 25% का टैरिफ जो है स्टील और एल्युमिनियम में घोषणा करी थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उससे स्टील वाली कंपनियां बड़ी टेंशन में आ गई थी और देश के अंदर भारतीय कंपनियां, व्यापार संगठन ये देख रहा है कि भैया पहले ये टैरिफ को चीज़ों के साथ निकलने ही दो, सब कुछ चीज़ें अमेरिका से, उसके बाद देखेंगे कि क्या आगे की रणनीतियां हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था। भारत जो है अमेरिका को अच्छा खासा जेनरिक मेडिसिन जो है निर्यात करता है और अमेरिका आयात करता है। 47% भारत से सस्ती, गुणवत्ता अच्छी वाली बेस्ट जेनरिक मेडिसिन जो है अमेरिका की तरफ जाती है, जो 47% होता है हमारे आयात। कहाँ पर? अमेरिका में। और एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सेमीकंडक्टर चिप में, ऑटोमोबाइल में, दूसरा फार्मास्यूटिकल में 2 अप्रैल को ट्रम्प जो हैं इसके अंदर या तो 25% या उससे ज़्यादा या उससे कम
टैरिफ लगाने की घोषणा कर सकते हैं। इससे फार्मा सेक्टर की कंपनी सहम गई है, क्योंकि एक बड़ा आयातक है अमेरिका। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 अप्रैल को वहाँ घोषणा हो सकती है कि भैया फार्मा की जो कंपनियाँ यहाँ से अमेरिका की तरफ अपना निर्यात करती है मेडिसिन, और वहाँ के जो अमेरिका के रोगियाँ हैं उनके लिए अच्छी खासी वो मेडिसिन है, तो अगर इसके ऊपर भी टैरिफ लगने की घोषणा हुई तो कंपनी की सेहत पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि ट्रम्प की नीतियाँ है भैया, या तो वहाँ पर आके भी निर्माण कर लो या फिर टैरिफ की चीज़ों के साथ तैयार हो जाओ। तो अभी उन्होंने बताया नहीं भैया कितना है, बस 25% के आसपास हो सकता है, ये न्यूज़ में है। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि क्या आगे की नीतियाँ हो सकती हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। तो वो 2 अप्रैल को इसकी घोषणा करेंगे, हमने इसको पहले ही जांच लिया है, भाप लिया है। देखो सर, एनएचपीसी जो है एक देश की बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है, जिसके पास जल विद्युत के अंदर जो है ना अच्छी खासी मेगावाट है, जो 1571 मेगावाट सिर्फ जल विद्युत में है इसके पास। तो इस नाते ये देश की एक बड़ी जल विद्युत वाली कंपनियां हैं, और भारत के अंदर करीब 22 परियोजना में संचालन करती है ये कंपनी। और कंपनी की काफ़ी जो निर्माणाधीन इसकी परियोजना मैंने आपको बीते दिनों भी बताई थी, वो इसकी चालू अवस्था में होने के लिए तैयार भी है, कुछ निर्माणाधीन भी है और कुछ पे चीज़ों में सोच भी रहे हैं। एचपीसी के सीएमडी ने एक बात बताई है कि राजकुमार चौधरी जो इसके सीएमडी हैं, उन्होंने ये कहा है कि वित्त वर्ष 2026 तक 2170 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना जोड़ लेगा अपने इस मेगावाट के साथ। यानी कि जो पहले 6571 मेगावाट है उसके अंदर 2170 मेगावाट वित्त वर्ष 2026 में जोड़ लेगा। आपको पता है इसकी सुबनसिरी जो अरुणाचल प्रदेश में एक परियोजना चल रही है जो जल विद्युत में है, वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है और अब 2000 मेगावाट की वो है। तो कंपनी ने ये भी बताया, यानी सीएमडी ने ये भी बताया है, मई 2026 तक ये सुबनसिरी जो परियोजना है ये भी चालू हो जाएगी। देखो सर, है तो ये 2026 की बात, पर सुबनसिरी दिबांग जैसी परियोजना इसकी काफ़ी दिनों से चल रही है और ये काफ़ी बड़ी परियोजना है फ़िलहाल के लिए। तो जो 2000 मेगावाट की है इसके बारे में एक अपडेट दिया है, क्योंकि अगर परियोजना सिर्फ चलती जाए उसके बारे में पता ना लगे वो कब हो या ना हो, तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता। यहाँ से आपको चीज़ें समझनी है कि 2000 मेगावाट तो ये इस तरीके से करीब 2170 मेगावाट की ये परियोजना को चालू कर रहा है एनएचपीसी। तो ये एक कदम है एनएचपीसी का, जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीक़ों से जोड़ रहा है। तो ये न्यूज़ बहुत वैल्यूबल है, इसको समझ कर चलना पड़ेगा। देखो, सुजलोन एनर्जी के शेयर ने आज काफ़ी ताबड़तोड़ तेज़ी आपको दिखा दी। वैसे सारे शेयरों के अंदर ही तेज़ी थी। कल भी मैंने सुजलोन एनर्जी के लिए आपके लिए उस वैल्यू से समझाया कि भैया ये 500 गीगावाट के लक्ष्यों के लिए भी दौड़ रहा है, वहाँ कुछ ना कुछ अर्जित करेगा अपनी पवन ऊर्जा की क्षमता से, और वैश्विक स्तर का खिलाड़ी है सुजलोन एनर्जी। पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ न्यूज़ के सिलसिले सुजलोन एनर्जी या कोई भी कंपनी के साथ चलते रहते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकल कर आई है, अच्छा खासा इसने आज ऊपर उछल कर तो दिखाया, लेकिन इसकी सहायक कंपनी के ऊपर 11 लाख की एक पेनल्टी जो है जयपुर सेंट्रल जीएसटी अथॉरिटी के द्वारा लगा दी गई है। अभी इसकी सहायक कंपनी के ऊपर ये चीज़ें हुई हैं और कंपनी ये कह रही है कि इससे उसके वित्तीय कुछ भी चीज़ों के अंदर कोई भी भौतिक असर नहीं पड़ेगा। यानी कि इस न्यूज़ का कोई भी सुजलोन एनर्जी कह रहा है उसके वित्तीय चीज़ों के साथ, भैया शेयर प्राइस में नहीं होता ये चीज़ें, उसके अलग काम पर वित्तीय चीज़ों के साथ, ये उसके अंदरूनी मामले हैं। ये शेयर प्राइस से जोड़ के मत देखना। कंपनी कह रही उसके वित्तीय परिचालन और अन्य कार्यों में कोई भी इसका भौतिक असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अंदरूनी चीज़ों के, ये नहीं कि आप शेयर प्राइस समझ लो, शेयर प्राइस की तो अलग चीज़ें हो रही हैं, ये तो कंपनी कह रही है और कंपनी के लिए समय आने पर इस जुर्माने के ऊपर अपील की जाएगी। तो ये भी न्यूज़ आपको समझकर चलनी पड़ेगी, और ये तब न्यूज़ आई है जब अच्छा खासा आज शेयरों के अंदर तेज़ी के संकेत आपको देखने को मिले। सर, मेरा जो भी प्रयास है आपको न्यूज़ से अपडेट कराने का है और उस विधि से कराने का है जहाँ पर हम बड़े चीज़ों के साथ उस चीज़ को समझ सकें।
कल जैसे मैंने एनटीपीसी को परमाणु ऊर्जा के ऊपर कुछ चीज़ें आपको समझाई, वो भी न्यूज थी, और उससे आने वाला फ्यूचर से एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा के लिए भूमि भी देख रहा है, चीज़ों को अपनी अच्छी भी करेगा, और परमाणु से जो बिजली उत्पन्न होती है उसके ऊपर भी काफ़ी देश भी वर्क कर रहे हैं। तो वहाँ एनटीपीसी का वो एक कदम था जहाँ पर एनटीपीसी ने 10 गीगावाट की एक योजना तो बनाई थी, पर सरकार जिस तरीके से विदेशी निवेशक यहाँ के निवेशकों को अनुमति दे रही है इस सेक्टर पे निवेश करने के लिए, तो उससे उसने 30 गीगावाट की योजना बना ली थी अपनी ये। तो वो नीतियाँ भी मैंने आपको समझाई थी। इसी तरीके से आज मैं आपको आर इंफ्रा के बारे में समझाऊंगा। देखो सर, वैसे आपको पता ही है ना कि देश जो है उस वैल्यू के साथ आगे बढ़ रहा है जहाँ पर नवकरणीय ऊर्जा को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और आगे भी उसके लिए वर्क हो रहे हैं। एनएचपीसी भी नवकरणीय ऊर्जा के लिए वर्क करती है, सुजलोन एनर्जी भी नवकरणीय ऊर्जा के लिए वर्क करती है, इरडा जो है नवकरणीय ऊर्जा की चीज़ों को फाइनेंस करता है, और अन्य कंपनियां और अन्य ऐसी कंपनियां जो तेल पेट्रोल में वर्क करती हैं या कोयले में वर्क करती हैं, वो भी नवकरणीय ऊर्जा की तरफ कंपनियां देखती जा रही हैं। आर पावर ने भी अभी हाल ही में कई घोषणा जो है नवकरणीय ऊर्जा की योजना के लिए भी हमें बताई है, और भूटान की तरफ और अन्य योजना भी इसके ऊपर ये आर पावर जो है रिलायंस पावर वर्क कर रहा है। उसके साथ साथ इसी ग्रुप की दूसरी कंपनी है आर इंफ्रा। इसने एक अलग रणनीतिक तरीके से चीज़ों को बताया, पर ये भी न्यूज में है सूत्रों के अनुसार। जब कुछ चीज़ सूत्रों के अनुसार होती है तो उसको अलग अलग ढंग से आपको समझना चाहिए भैया, आगे जाकर कंपनी पुष्टि करे या ना करे। क्योंकि जब भी किसी अच्छे चैनल के ऊपर यानी अच्छे न्यूज के ऊपर ये न्यूज आए और वहाँ लिखा हो कि भैया सूत्रों के अनुसार, तो बाद में कंपनी इसकी पुष्टि करे या ना करे वो अलग बात है ना। तो फिर भी हम देख रहे हैं कि अच्छी न्यूज है और अच्छी कंपनी की तरफ से न्यूज आई है, मतलब अच्छी न्यूज की तरफ से न्यूज आई है ये। तो भैया एक चीज़ आप एक समझो, आर इंफ्रा अपने पोर्टफोलियो में नवकरणीय ऊर्जा के उपकरणों का विनिर्माण करने की मंशा के साथ इस सेक्टर के अंदर प्रवेश कर रहा है। यानी कि विनिर्माण की क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे उपकरण अपनी झोली में डालेगा जो नवकरणीय ऊर्जा के लिए ज़रूरत हो, जैसे सौर ऊर्जा, बैटरी के लिए, नवकरणीय ऊर्जा की और चीज़ों के लिए उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और इस दिशा के लिए इसने 2 सीईओ भी नियुक्त कर लिए हैं, और पहला जो इसका सीईओ है वो है, कंपनी ने ये भी कहा है कि पहले ही कहा था कि इवान शाह को नवकरणीय ऊर्जा विनिर्माण खंड का और मुश्ताक हुसैन को बैटरी विनिर्माण खंड का सीईओ नियुक्त कर दिया है। और ये न्यूज़ अभी अभी हाल ही की हमें देखने को मिली है। यानी कि कंपनी ने अपने 2 खंडों के लिए चीज़ें भी बता दी और अपनी मंशा भी बता दी, और सूत्रों के अनुसार मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। और यहाँ पर 2 सीईओ को भी नियुक्त कर दिया है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी आपको चीज़ें समझ में आएगी कि इन कंपनियों के अंदर जो ये इस सेक्टर के अंदर उतर रही हैं, जो भी इन्होंने इस तरीके से सीईओ को नियुक्त करने की चीज़ें बताई है, उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और आर इंफ्रा रणनीतिक रूप से नवकरणीय विनिर्माण उद्योग में प्रवेश कर रही है। तो ये रणनीतिक रूप से ही चीज़ों के साथ चीज़ें कर कंपनी भारत में सौर पैनल और कलपुर्जों के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा स्वस्थ ऊर्जा के आत्मनिर्भर उद्देश्य रूप एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपनी क्षमता को नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ावा दे रही है। तो इन्होंने अपने सीईओ नियुक्त किए हैं, उसके अंदर से इवान शाह जो हैं सौर ऊर्जा उत्पादन खंड का नेतृत्व करेंगे, जिनके पास सेमीकंडक्टर और सौर टेक्नोलॉजी तथा उपकरण में 30 साल का अनुभव है। तो आप ये भी समझना। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बैटरी विनिर्माण खंड का नेतृत्व करेंगे, कौन करेंगे? हुसैन बास। ऑटोमोटिव, नवकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली उपकरण क्षेत्र में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है। तो यहाँ से चीज़ों को भी समझकर चलना पड़ेगा। और इसकी जो सहायक कंपनी है आर पावर ग्रुप की कंपनी है, वो पहले ही नवकरणीय क्षेत्र के अंदर अपनी योजना का विस्तार करने की चीज़ें भी बता कर गई है।
तो उत्पादन की स्थितियों के साथ आर पावर और उपकरण की स्थितियों के साथ आर इंफ्रा कहीं ना कहीं उस फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं जो इनको कोयले से हटाकर नवकरणीय ऊर्जा की तरफ ला रहे हैं। तो ये एक बहुत वैल्यूबल न्यूज़ है। इस न्यूज़ से अपने पोर्टफोलियो के अंदर नवकरणीय उपकरणों के चीज़ों के लिए विनिर्माण की चीज़ों के साथ आर इंफ्रा आगे बढ़ रहा है। तो भैया ये वो न्यूज़ थी जिसे आपको समझाना मुझे बहुत ज़रूरी था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। आर पावर हो या आर इंफ्रा हो, दोनों नवकरणीय ऊर्जा के लिए आगे की दृष्टि दिखा रही हैं, पर इससे ये नहीं कि इसके शेयरों को हमें खरीदना बेचना है। सुजलॉन एनर्जी की तेज़ी आज उसके जुर्माने के जो एक न्यूज़ आई है उससे भी आपको देख लेना चाहिए, पर आपको समझना है कि हमारा उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा की तरफ है। एनएचपीसी ने कहा कि उसकी काफ़ी दिनों से चल रही परियोजना सुबनसिरी जो है वो मई 2026 तक स्टार्ट हो जाएगी और ये अपने साथ वित्त वर्ष 2026 तक 2170 मेगावाट की क्षमता जोड़ लेगा और जल विद्युत में एक बड़ी कंपनी है। ट्रम्प ने जहां स्टील और एल्युमिनियम के लिए 25% का टैरिफ की घोषणा जो मार्च से लागू होगी और अप्रैल से दूसरी सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव और फार्मास्यूटिकल के लिए चीज़ें बताई। और फार्मास्यूटिकल के बारे में मैंने आज आपको ये बताया कि 47% तक के निर्यात जो जेनरिक दवाइयों का भारत करता है और आयातक कौन है? अमेरिका। और अमेरिका अगर इसके अंदर टैरिफ बढ़ाएगा तो इससे चीज़ें आपको क्या समझ में आ रही है मुझे ज़रूर बताना। किसी भी चीज़ के ऊपर जो वीडियो बनाई है न्यूज़ बेस है, खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर मुझे बताना तो सच चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।